Hello guys, welcome to our YouTube channel that is Bright Beginnings with JS Yadav. Now जो हमने 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे. आई होप यू आर एंजॉइंग अ लॉट दीज वीडियोस. सो जस्ट वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक. मैं कल बता रही थी आपको कि इक्वेशंस क्या होती है. केमिकल इक्वेशंस में बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन बताई थी. बैलेंस्ड इक्वेशन में मैंने बताई थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि क्या कहते हैं कि जितने एटम्स रिएक्टेंट्स के होते हैं उतने ही एटम्स किसके होते हैं, उतने ही एटम्स प्रोडक्ट के होते हैं. अब आज हम देखेंगे बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन. तो मैंने कल कहा था कि एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं हम, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम क्या देखते हैं, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स के कितने मॉलिक्यूल्स है या कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और राइट साइड कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि मैं आयरन को H2O से रिएक्ट करा रही हूं तो क्या बन रहा है, Fe3O4 प्लस H2 ये बन रहा है. तो देखना बेटा, अगर मैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड देखूं और यहाँ पे मैं रिएक्टेंट्स लिखूं या प्रोडक्ट, जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट लिखूं, तो देखो यहाँ पे Fe है, क्या है, और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है. ये तीन ही एलिमेंट्स है. अब ध्यान से देखना, Fe LHS में कितना है, 1 है, और RHS में कितना है, इसका नंबर 3 है. ठीक है. ऑक्सीजन देखूं तो इधर 1 है लेफ्ट हैंड साइड और उस साइड 4 है. इधर मैं हाइड्रोजन का नंबर देखूं तो हाइड्रोजन का दोनों साइड क्या क्या है, 2 है. ठीक है. अब मैं अगर Fe को बैलेंस करने की कोशिश करूंगी, यानी फर्स्ट स्टेप में मैं देखूं कि Fe के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितने हैं, इधर 1 है और इधर 3 है. अब इनको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3 से इंटू करना पड़ेगा. तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3Fe प्लस H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2, है ना. अब इसको मैं ऊपर वाले को रब करती हूँ ताकि एक इक्वेशन एक ही बोर्ड कर दे. अब सेकंड में देखूं ऑक्सीजन को देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं बेटा, ये सेम लेफ्ट हैंड साइड होगा LHS और ये RHS. तो देखो लेफ्ट हैंड साइड एक ही मॉलिक्यूल है, इधर कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स, 4 है. ठीक है. यानी मुझे यहाँ कितने ऑक्सीजन और चाहिए, 4. अब देखो ऑक्सीजन सिंगल को मैं 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती. ये जो पूरा सिनेरियो है यही क्या होगा, पूरा H2O 4 से मल्टीप्लाई होगा. अगर मैं इस पूरे H2O को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3Fe प्लस 4H2O, देन क्या बनेगा, Fe3O4. इधर देखो हाइड्रोजन, इधर 4 2 8 है, यहाँ पे 2 ही है. इसको लिख के नहीं वैसे बताऊं तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4H2. दैट इज बैलेंस्ड इक्वेशन. आगे बात समझ में कि इससे क्या करना है, हमें जितने एटम्स या जितना एटम्स लेफ्ट हैंड साइड है उतने ही एटम्स हमें राइट हैंड साइड क्या करने हैं, इक्वल करने हैं. इसे हम कहते हैं बैलेंसिंग. एक एग्जांपल और लूं मैं, अगर एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखना क्या कर रही हूं मैं, पोटेशियम, तो क्या बन रहा है, KOH प्लस H2 गैस रिलीज हो रही है. ठीक है. अब सेम हम करते हैं, क्या करते हैं, कौन कौन से हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, इधर लेफ्ट हैंड साइड देखो, इधर राइट हैंड साइड देखो. पोटेशियम का नंबर इधर भी 1 है, इधर भी 1 है. ठीक है भाई. हाइड्रोजन का नंबर देखूं तो यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे 3 है, दिखाई इधर है. ठीक है. ऑक्सीजन का नंबर देखूं तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है. ठीक है. अब मैं अगर हाइड्रोजन के नंबर से ही देखूं, देखना क्या कह रही हूं, मैं हाइड्रोजन के नंबर से ही देखूं, है ना, मैं डायरेक्ट इसको यहीं डायरेक्ट सॉल्व करके बता रही हूं ताकि क्या हो ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो. अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो ऐसा कोई नंबर लूं मैं कि जिसकी वजह से दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. तो क्या करूं, अगर मैं इसको पूरे को 2 से इंटू करती हूँ, सपोज ध्यान से देखना, 2 से इंटू करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और ये 2 यानी 4 हो गए. अब मैं इसको यहाँ पे भी 2 से इंटू कर दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो गए. अब ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गए. लेकिन यहाँ पे क्या है, पोटेशियम यहाँ पे 2 हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी कितने होंगे बेटा, 2 होंगे. आगे बात समझ में. ठीक है. ये मैंने डायरेक्ट करने का तरीका बताया. फर्स्ट जो वाले एग्जाम्पल लिया था उसमें मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था. इसमें क्या करा, मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करी. ठीक है. अब ऐसे ही और एग्जाम्पल एक और से समझ लो. वाटर का फॉर्मेशन देख लो.
सबसे इजी, उससे बहुत इजीली समझ में जाएगा। H2O2, लेकिन फॉर्मेशन क्या होता है, H2 होगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे तो एक ही है, यानी ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 लगाती हूँ मैं, तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी मेरी, 4 हो जाएगी, तो मुझे यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट बैलेंस रिएक्शन जो है वाटर फॉर्मेशन की, वो ये है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। देखो बैलेंसिंग में आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, अगर आप लोगों को ये लगता है कि हमसे कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस एग्जांपल को नेक्स्ट क्लास में लेके आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कल हमने देखा था चेंज इन हीट और चेंज इन टेम्परेचर, देखा था ना, केमिकल इक्वेशन की प्रॉपर्टीज में। तो पहले तो मैं यही बता देती हूँ, हीट के बेसिस पे दो टाइप की रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट का इवोल्यूशन होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ हीट। इसके अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी इसके अंदर गैस हीट जो होगी वो निकलेगी, लिबरेट आउट होगी। इसके अंदर हीट क्या होगी, कंज्यूम होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, लिबरेट होगी, और इसके अंदर क्या होगी, एब्जॉर्ब या कंज्यूम होगी हीट, ठीक है। इसके अंदर हमें हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो पहले मैं एक्सोथर्मिक को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। वो आप साथ ही साथ शॉर्टकट में नोट करते जाना इन्हें, ताकि आपको जब रिवीजन के टाइम पे आपको क्या नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। देखो इवोल्यूशन ऑफ हीट किस में होता है, मैं सिंपली क्या बनाऊं, अगर मैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाऊं, ठीक है, तो भी क्या होगी, हीट निकलेगी, ठीक है। मैं क्या करूं, CO को H2O से रिएक्ट कराऊं, स्लेक लाइन बनाऊं, तो क्या होगा, CaOH का ट्वाइस प्लस H2, इसमें भी क्या होगी, हीट निकलेगी। यानी इन सब में क्या हो रहा है, हीट निकल रही है ना। तो हीट निकल रही है, तो ये चीज क्या है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जो वो रिएक्शंस होती है जिनके अंदर हीट का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, एनर्जी निकलती है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल दो, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, of glucose in our body। बेटा एक चीज मुझे ध्यान से सोच समझ के बताना, मैं कह रही हूं कि हाँ आप डाइजेशन से ग्लूकोज बनाते हो, ठीक है, लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज किस प्रोसेस में होता है, ये होता है रेस्पिरेशन में। यानी रेस्पिरेशन का मतलब, आप जब लाइफ प्रोसेस पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि रेस्पिरेशन का मतलब इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेलेशन ऑफ CO2 नहीं होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या बनेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, इसमें 6O2, ठीक है। फॉर्मेशन क्या होगा, प्लस क्या निकलेगी, एनर्जी बहुत सारी निकलेगी। तो ये ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन हो रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन क्या है बेटा, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लेना और इसे याद रखना। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। सेकेंड टाइप की रिएक्शन क्या है इसमें, एंडोथर्मिक, ठीक है। RXN का मतलब रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन से वो होती है जिनके अंदर हीट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब हीट का एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है, वाटर का क्या कर लो, ब्रेक डाउन कर लो, तो क्या होगा, हीट इसके अंदर चाहिए कि आपको देनी पड़ेगी एनर्जी। और आपने पढ़ा था इसका क्या कर लो, ब्रेक डाउन कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, ये किसके अंदर टूट जाएगा, क्विक लाइन, ठीक है, और CO2 लिबरेट आउट होगी। तो इसके अंदर भी क्या चाहिएगा, हीट का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, आपके भी दिमाग में आया था क्या, कि क्या जो रिएक्शंस होती है वो इंफॉर्मेटिव होती है।
आपने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ी, तो क्या ये जो जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी है ये इंफॉर्मेटिव होती है क्या? हाँ भाई देखो ध्यान से सुनना, ये जो जितनी भी रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हो आप, ये क्या होती है? इंफॉर्मेटिव होती है। कैसे इंफॉर्मेटिव होती है? ये आपको पहले तो ये बताती है कि किस और किस रिएक्टेंट से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है भाई। दूसरी बात, हीट अगर यूज हो रही है तो इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो। तीसरी बात क्या बताती है? स्टेट बताती है, स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स और एटम्स और कंपाउंड, है ना। एलिमेंट्स की स्टेट बता सकती है, कंपाउंड्स की स्टेट्स बता सकती है, ठीक है। तो कंपाउंड कैसे, अगर सॉलिड है तो उसमें रिएक्शंस में सॉलिड लिखा होता है, लिक्विड है तो एल लिखा होता है, गैसियस है तो गैस लिखा होता है, एक्वस है तो AQ लिखा होता है, ठीक है। अगर ये साइन है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है या हीट रिलीज हो रही है। अगर ये साइन किसी इक्वेशन में है तो ये क्या बता रहा है आपको? प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेट बन रहा है या प्रेसिपिटेशन हो रहा है या प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो केमिकल इक्वेशन, जो चीज आप पढ़ रहे हो वो आपके कुछ काम की भी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब जो मेन रिएक्शंस आपके सिलेबस में है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। 4 टाइप की मेनली है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं आज की क्लास कितनी जाती है, अगर आज नहीं होगी तो कल करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको मेनली सिलेबस में 4 टाइप की है। एक तो है कॉम्बिनेशन, जिसे हम एडिशन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप की जो रिएक्शन है वो क्या है? डीकम्पोजिशन, है ना, जिसमें ब्रेक डाउन होता है। तीसरे टाइप की जो रिएक्शन पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप डिस्प्लेसमेंट, और फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन पढ़ोगे जिसे डीकम्पोजिशन को सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पहले टाइप की रिएक्शन कॉम्बिनेशन और एडिशन। कॉम्बिनेशन और एडिशन में क्या होगा? 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट इटसेल्फ एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। देखो डेफिनेशन में जो बोल रही हूँ आप राइट डाउन भी कर सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हो कि 2 और मोर reactants react and form a product, ठीक है। इसे कैसे? A और B कोई 2 रिएक्टेंट्स है, उससे नया कोई प्रोडक्ट बन रहा है, AB या C बन रहा है, ठीक है। कल ही बता देता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी। अब इसका एग्जाम्पल क्या? पहला तो ये वाटर का फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा और किस किस चीज का फॉर्मेशन हो सकता है? पोटेशियम जो है वो वाटर से रिएक्ट करे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना ले। दूसरा मैग्नीशियम, कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो क्या बना ले? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ले। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या हो सकता है? या तो एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाए। मैं क्या कह रही हूँ? 2 एलिमेंट्स बनके, एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो क्या होते हैं? प्योर होते हैं, उन्हें आप और डिवाइड नहीं कर सकते, जिनमें एक ही तरह के क्या होते हैं? एटम्स होते हैं जिनसे वो बने होते हैं। मान लो मैं कह रही हूँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में मैं क्या कह रही हूँ कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, या मैं वाटर और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर मिला रहे हैं। ये तो हो गया एलिमेंट से कंपाउंड का फॉर्मेशन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिल जाए, ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ? एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिल जाए तो क्या बना दे? अमोनिया बना दे, ठीक है। तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी बना सकते हैं। दूसरी बात मैं कह रही हूँ 2 कंपाउंड मिलके क्या बना दे? एक नया कंपाउंड बना दे। 2 कंपाउंड मिलके क्या बना दे? एक नया कंपाउंड बना दे। यानी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने मिलके क्या बना दिया? अमोनियम क्लोराइड बना दिया, ठीक है। ये इसके थोड़े से टाइप होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि
किस रिएक्शन में एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, किस रिएक्शन में एक एलिमेंट और एक कंपाउंड का कॉम्बिनेशन हो रहा है, और किस रिएक्शन के अंदर कंपाउंड मिलके नया कोई कंपाउंड बना रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा, आपस में क्या बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप सेकेंड टाइप की जो रिएक्शंस पढ़ोगे, सेकेंड टाइप की रिएक्शन का मतलब है डीकम्पोजिशन। सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है उसका है डीकम्पोजिशन या सब्स्टिट्यूशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कह रही हूं मैं कि अ रिएक्टेंट broken down into two or more प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि कोई भी रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर टूट रहा है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मैं डीकम्पोजिशन करूं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर टूट रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक कोई रिएक्टेंट है जो किसके अंदर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के अंदर टूट रहा है, यानी एक रिएक्टेंट है उससे क्या बन रहा है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट बिल्कुल ही अलग टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, देखो कुछ तो थर्मल डीकम्पोजिशन होता है। थर्मल डीकम्पोजिशन मतलब हीट के अंदर उनको हीट दी जाए, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया अभी आपको CaCO3 वाला। ठीक है, इसके अंदर CO प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये थर्मल डीकम्पोजिशन है। थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा, टेम्परेचर या हीट देना। दूसरा जो डीकम्पोजिशन होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी किसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी चीज का डीकम्पोजिशन करना, यानी इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी चीज का डीकम्पोजिशन करना। वो आप सिंपली वाटर का कर सकते हो, वो अपने आयंस में टूट जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। दूसरा है सोलर, मतलब सनलाइट के फॉर्म में भी, सनलाइट जो होती है नॉर्मली उसमें भी डीकम्पोजिशन होता है। सिंपल मैं कह रही हूँ कि सिल्वर जो ब्रोमाइड है, अगर उसको आप सनलाइट के अंदर रख देते हो तो वो Ag प्लस ब्रोमीन गैस, या फिर अगर AgCl2 है, सिल्वर क्लोराइड है, तो Ag और Cl2 के अंदर डीकम्पोजिशन हो जाता है। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड और क्लोराइड है ये फोटोग्राफिक प्लेट पे यूज होते हैं। देखा होगा वो जो फोटोग्राफिक प्लेट की जो तुमने देखा होगा नेगेटिव फोटोज पुराने जमाने में, अपने जो नेगेटिव इमेजेस होती हैं जिनसे क्या हम है ना उन्हें क्लैरिफाई करा के फोटो में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो जो ब्लैक कलर की हो जाती है ना, वो इन्हीं सिल्वर ब्रोमाइड और क्लोराइड की वजह से हो जाती है ब्लैक कलर की, क्योंकि उनका क्या हो जाता है, थर्मल डीकम्पोजिशन हो जाता है। आ गई बात समझ में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तुम्हें आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कर रहे हो और उसके बाद किसी चीज का डीकम्पोजिशन कर रहे हो आप। ठीक है, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद में जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किसके काम आती है, अगर मैं बात करूं तो जो मेटल एक्सट्रैक्शन होता है ना, देखो होगा मेटल जो होता है जैसे जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक और ऑक्साइड को अलग करने के लिए क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस या डीकम्पोजिशन करते हैं, जिससे क्या होता है, जिंक एक्सट्रैक्ट हो जाता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट है, एल्यूमिनियम Al2O3 है, तो अब देखो क्या करोगे कि एल्यूमिनियम को अलग करने के लिए एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करोगे या थर्मल डीकम्पोजिशन करोगे तो एल्यूमिनियम अलग हो जाएगा और ऑक्साइड अलग हो जाएगा, है ना, या ऑक्सीजन गैस लिबरेट आउट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो आपके मेनली किसमें काम आती है, मेटल एक्सट्रैक्शन में काम आती है। ठीक है, तो जितने भी जो मेटल होते हैं जो इम्प्योर स्टेट्स में होते हैं उन्हें प्योरीफाई करने के लिए ये डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस मेन प्रोसेस है। आ गई बात समझ में, इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तीसरे टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां से और डबल डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस या रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, मैं कह रही हूं कि Zn प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो क्या होगा,
Zn जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर लिबरेट आउट हो जाएगा। कल मैंने एक पढ़ाया था आपको कि क्या होगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन ही डाल दो तो क्या होगा, ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है वो ग्रीनिश बना देगा, तो क्या होगा FeSO4 प्लस CO बना देगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो देखो सबसे हाईली रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे ही हाइड्रोजन के बाद जो लेस रिएक्टिव है वो कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो और अगर इन रिएक्शंस को मैं उल्टा कर दूं तो बेटा ये रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि क्या होगा कि ऑलरेडी जो एलिमेंट है वो उसके साथ अटैच है जो कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप ये ध्यान रख लेना, सोडियम पोटेशियम सबसे हाईली रिएक्टिव है, पोटेशियम के बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऐसे फिर हाइड्रोजन से नीचे आपके कॉपर और ये गोल्ड को AU और AG सिल्वर वगैरह। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। एक एक्टिविटी है शायद आपके बुक में डिकम्पोजिशन की, वो और बता दूं क्या, देखो लेड नाइट्रेट जो होता है ना, लेड नाइट्रेट, उसको वो डिकम्पोजिशन से क्या बना लेता है, लेड ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्सीजन गैस, और वो लिबरेट आउट हो जाती है। तो ये एक्टिविटी दे रखी है, तो ये कौन सी रिएक्शन है इसमें देख लेना आप, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगर आता है तो। डिस्प्लेसमेंट में ये कॉपर सल्फेट वाला और आयरन नेल वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने कल पढ़ा था, मतलब जो कल एक्टिविटी मैंने बताई थी वो इंपॉर्टेंट है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, उसके अंदर आपने आयरन नेल डाली तो क्यों वो जो है वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है सॉल्यूशन, क्या हुआ, ऐसा क्या रिएक्शन हुई, तो उसमें ये क्या हुआ कि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स वाई क्या होता है कि आयरन रिप्लेसेस द कॉपर बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से होता है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। लास्ट रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें एटम्स या एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी मैंने अभी कहा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, जिंक, तो ये सारे, उसके बाद वो ऐसे ही चलती रहती है, आपके बुक में दे रखा होगा हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, गोल्ड, फिर प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी होगी कि ये कुछ एलिमेंट्स है जो रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे करते हैं। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है कि आयन इंटरचेंज हो जाते हैं, आयन गेट्स इंटरचेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि आयन से क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैं कहूं कि कोई भी दो है, ठीक है, मैं कहूं NaOH का सॉल्यूशन है और HCl का सॉल्यूशन है, तो क्या बन जाएगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हो रहे हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। ठीक है, इंटरचेंज हो जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा कि जो मेटल या एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाते हैं, आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, आयंस अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं और दो क्या बनते हैं, नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। फिर तो क्या बन जाएगा, NaSO4 बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा। तो ये भी किसका एग्जांपल है कि सोडियम क्लोराइड को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो आप क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और क्या बन जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड बन जाएगा। तो ये सारी जो रिएक्शंस है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो आप इधर देख लो, सोडियम क्लोराइड इधर आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये किस टाइप की है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगर आयंस आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपको मेनली ध्यान क्या रखना है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि किस रिएक्शन में किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कि दो रिएक्टेंट मिलके कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी या एडिशन रिएक्शन होगी। अगर कोई भी एक प्रोडक्ट दो के अंदर टूट रहा है तो उसके बीच में ये भी ध्यान रखना है, कोई भी प्रोडक्ट दो के अंदर टूट रहा है तो उसके अंदर एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, निकल रही है, इनका साइमल्टेनियसली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आप
आगे देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज आपको थोड़ी सी एक बार रीड, 1 या 2 बार एनसीईआरटी में जो बनी हुई है उसको रीड कर लेना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि सबसे हाईली रिएक्टिव कौन सा है। मैंने कहा था कि पोटेशियम और सोडियम तो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। सोडियम का मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल भी दिया है कि सोडियम क्या है, इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव है कि इनको प्रिजर्व भी केरोसिन के अंदर किया जाता है। ये बिल्कुल सॉफ्ट पनीर के टुकड़े जैसा दिखाई देता है, दूर से अगर देखोगे तो पनीर जैसा व्हाइटिश, पेल व्हाइटिश या येलोइश दिखाई देता है। अगर उसका ये इतना हाईली रिएक्टिव होता है बेटा, अगर इसको केरोसिन से बाहर निकाल के आप 2 मिनट ऑक्सीजन के अंदर छोड़ दोगे तो ये बर्न हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे लेड ऑक्साइड वाला मैंने उसमें वो बताया था, लेड नाइट्रेट वाला, सॉरी, तो लेड ऑक्साइड और उससे भी क्या बनेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड के क्या बनते हैं, ब्राउनिश फ्यूम्स बनते हैं। ठीक है, तो फ्यूम्स किस वजह से बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, दैट्स वाई वो फ्यूम्स बनते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड के। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी रिमेम्बरेबल है, जो एक्टिविटी आ रही है साथ ही साथ मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि एक्टिविटीज बेस पे क्वेश्चन इस चैप्टर में से ज्यादा आता होगा। आई होप कि ये चारों की चारों रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी इजीली समझ में आ गई होगी, उसमें भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जो हमें एटम्स जो है वो जितने भी हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करने हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको ध्यान रखना होगा कि आयंस इंटरचेंज होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है। बाकी एक्टिविटीज बेस्ड तो आपको पता ही कि इस चैप्टर में से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आने, तो वो एक्टिविटी बेस्ड आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अब हमारा जो टॉपिक रिमेनिंग रह गया वो बचा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है, इसमें आप कोलिजन और एन एसिडिटी और पढ़ोगे। तो आई होप कि कल की क्लास तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जाके मैथ्स की क्लासेस भी देखिए और साइंस भी, रेगुलर कंटिन्यू डेली बेसिस पे क्लासेस आ रही है। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।